राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पॉक्सो एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और पॉक्सो एक्ट का मतलब क्या है, इस एक्ट का संपूर्ण निचोड़ क्या है, वो कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो पॉक्सो एक्ट लगने पर यूज किए जाते हैं। पॉक्सो एक्ट कब लगता है, किस तरह का कोई कार्य किया जाए तो किसी व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है। तो पॉक्सो एक्ट की कौन कौन सी धारा किस किस तरह के कार्य किए जाने पर और आईपीसी की धारा के साथ साथ लगाया जाता है। यानी एक तरफ आईपीसी की धारा, एक तरफ पॉक्सो एक्ट की धारा, दोनों एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। अगर कोई ऐसी धारा जो पॉक्सो एक्ट की लगी हुई है लेकिन उससे संबंधित आईपीसी की धारा नहीं लगी हुई है तो फिर वो फर्जी माना जा सकता है। आईपीसी की धारा लगी हुई है, पॉक्सो एक्ट की धारा नहीं लगी हुई है और वह लगनी चाहिए, तो भी एक कंट्राडिक्शन बन रहा है। तो कब कौन सी धारा आईपीसी के साथ पॉक्सो एक्ट की लगाई जाती है, इसको मैं थोड़ा सा चर्चा इस पे करूंगा। बाकी जो इस वीडियो में मेन टॉपिक है वो यह है कि पॉक्सो एक्ट लगने पर उसका प्रभाव क्या होता है। तो मेन चर्चा प्रभाव पे करना है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं पॉक्सो एक्ट किसी व्यक्ति पर कब लगाया जाता है। पहली बात, तो जब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तभी पॉक्सो एक्ट लगता है, सिविल दायित्व में नहीं, सिविल मामलों में पॉक्सो एक्ट नहीं लगता। अब अपराध में भी किस प्रकार का अपराध, तो जब कोई व्यक्ति किसी 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के विरुद्ध, वो चाहे लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और उसके साथ शारीरिक अपराध हुए हैं। शारीरिक का मतलब है यहाँ पे जो अनैतिक, जो लैंगिक आभासी टिप्पणी, लज्जा भंग, महिला है तो रेप, लड़का है कोई मेल है तो अप्राकृतिक संबंध बनाना, अश्लील सामग्री दिखाना, इस तरह के कृत्य करना पॉक्सो एक्ट का आधार बन जाता है लगाए जाने का। तो वहां पे इस तरह के अश्लील कार्य करेंगे अगर आप, तो अगर रेप है तो आईपीसी की धारा 376 से लेकर के 376 अंगा तक की कोई धारा आप पे बन जाएगी। रेप हो, सामूहिक रेप हो। अगर वो लज्जा भंग किया जा रहा है 354 काखा गाघा ये धाराएं लग जाती हैं। कोई अनादर करने के आशय से कार्य किया गया है तो 509 लग जाती है। आईपीसी की धाराओं की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर कोई गाली गलौज किया गया है, पब्लिक प्लेस पे कमेंट किया गया है गाली बोला के टारगेट करके नहीं, ऐसे ही तो वहाँ पे 294, या कोई अश्लील सामग्री दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है ऐसे बच्चों से, उनको यूज किया जा रहा है उसमें, तो 292 293 लागू होता है। तो इन धाराओं के साथ साथ यहाँ पे पॉक्सो एक्ट की भी धारा लिख दी गई। तो अब एक प्रश्न ये बनेगा, आप कहेंगे कि सर फिर पॉक्सो एक्ट क्यों लग रहा है जब आईपीसी में सजा है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि जब आईपीसी में ऑलरेडी उसके लिए सजा लिखा हुआ तो पॉक्सो एक्ट क्यों लिखा गया। तो आप एक धारा पढ़ेंगे पॉक्सो एक्ट की, धारा 42, लेकिन उस 42 को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। जब पॉक्सो एक्ट की धारा लग जाती है किसी व्यक्ति पर तो जो धारा आईपीसी की लगी हुई है सेम वही धारा, वहां सजा कम है कुछ धाराओं में और पॉक्सो एक्ट में सजा ज्यादा लिखा हुआ है। यानी आईपीसी में वही उसी कार्य के लिए सजा कम लिखी हुई है क्योंकि वो जनरल वेब है, एक जनरल पैनल कोड है।
पॉक्सो एक्ट एक स्पेशल लॉ है, इसमें सजा ज़्यादा लिखा गया है। तो धारा 42 पॉक्सो एक्ट की आ जाती है और वो कहती है कि जब किसी व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट के साथ साथ और भी किसी अपराध का धारा लगाई गई हो तो जिसमें गुरुतर दंड हो, अधिक दंड जिस धारा में लिखा हो वो सजा उसे दे दी जाएगी। यही बात आईपीसी की धारा 71 भी कहती है। तो वो तो खैर आईपीसी के संदर्भ में कहती है कि जब आईपीसी की एक से अधिक धारा किसी व्यक्ति पर लगी हुई हो और उसमें सजा अधिक लिखी हुई हो जिस धारा में, तो वो मैक्सिमम सजा दे दी जाती है। लेकिन जहां डाउटफुल हो, एक से अधिक धाराएं किसी व्यक्ति पर लगी हुई हो, एक से अधिक धाराएं किसी व्यक्ति पर लगी हुई हो लेकिन डाउटफुल हो कि किस धारा में आरोप बनता है, तो सबसे छोटी धारा में जो सजा लिखी होती है वो दी जाती है। चलिए, तो ये तो आपने समझा कि कब पॉक्सो एक्ट लगता है और कब ये लगता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे पॉक्सो एक्ट के प्रभाव क्या होते हैं, पॉक्सो एक्ट में जो स्पेशल बातें हैं वो क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, बोर्ड पे सब बातें लिखना संभव नहीं था तो मैंने पूरे बुक को पहले शॉर्ट नोट कर लिया और उसी को जो है मैं आपको बोल बोल के बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इस अपराध अगर किसी बच्चे के साथ होता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तो इस अपराध हो गया है या होने वाला है, इसकी सूचना किसी भी व्यक्ति को मिलती है। यहाँ तक चाहे वो अथॉरिटी हो, अथॉरिटी में लिखा है, चाहे वो मीडिया हो, होटल के कर्मचारी हों, किसी लॉज के कर्मचारी हों, अस्पताल के कर्मचारी हों, किसी क्लब के कर्मचारी हों, किसी स्टूडियो के कर्मचारी हों, इन या कोई आम व्यक्ति हो, इन सब की जिम्मेदारी है कि वो उसे तुरंत स्थानीय पुलिस को या जो विशेष किशोर पुलिस इकाई बना हुआ है उसको तुरंत सूचित करें। यहाँ पे मीडिया, लॉज और जो है आपका होटल, अस्पताल, स्टूडियो, ठीक है, इन लोगों के द्वारा यदि सूचना नहीं दी जाती है जानने के बाद भी कि अपराध होने वाला है या हुआ है, तो इनके लिए सजा भी लिखी हुई, इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। इनके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। अगर सूचना नहीं देते हैं 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों सजा इनको दी जा सकती है। धारा 21 आप देखेंगे पॉक्सो एक्ट की, तो धारा 21 में इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है सूचना ना देने पे। मामले की, हाँ, इसी में 21 में ही लिखा हुआ है, 21 में सजा का प्रावधान कर दिया गया है। 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सके। मिनिमम सजा नहीं लिखा हुआ, मैक्सिमम 6 माह का कारावास है। दूसरा क्या इसके महत्वपूर्ण पहलू है कि अगर वहीं पे सूचना देने वाला कोई व्यक्ति कंपनी है, आम व्यक्ति के लिए 6 माह है, लेकिन अगर कोई कंपनी या कोई संस्था है, यानी कोई कंपनी या कोई संस्था है और वो सूचना नहीं देती है, तो उसके लिए सजा 1 वर्ष तक का और जुर्माने की बात की गई है। 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा, जबकि मीडिया वगैरह के लिए जो है प्लस जुर्माना नहीं है, 6 ही माह का कारावास है या ऑप्शनल जुर्माना है। तो ये भी 21 में ही लिखा हुआ है, 21 की धारा 2 में लिखा हुआ है। आगे स्टेप है कि अगर कोई व्यक्ति मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना देता है, मिथ्या परिवाद करता है या मिथ्या सूचना देता है, तो वहां बालक, जैसे बालक ने ही कोई फॉल्स एविडेंस दे दिया, झूठा आरोप लगा दिया किसी व्यक्ति पे, तो बालक पर किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। ये बालक को प्रोटेक्शन है, लेकिन अदर व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। जैसे धारा 3, 7, 5, 9 में मिथ्या सूचना दे दी गई है तो 6 माह तक का कारावास या जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। धारा 3, 5, 7 या 9 के दिन मिथ्या सूचना दिए जाने पे या मिथ्या परिवाद किए जाने पे ये आरोप दंडित किया जा सकता है 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से। लेकिन बालक ने अगर मिथ्या परिवाद किया या मिथ्या सूचना दिया है तो उस पर किसी दंड का अधिरोपण नहीं होगा। अगर बालक के विरुद्ध कोई व्यक्ति मिथ्या परिवाद करता है, जैसे समझे अगर बालक के विरुद्ध कोई व्यक्ति मिथ्या परिवाद करता है, ये जानता है कि वो मिथ्या है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बच्चे को किसी आरोप में फर्जी फंसा देना। फिर है 164 में जो बयान होता है,
164 का जो बयान होता है, जब 164 का बयान लिखा जाता है तो 164 के बयान में एक बात कही गई है। 164 में 164 एक का एक प्रोवाइजो जोड़ा गया है। 164 ये सीआरपीसी की धारा है जिसमें लिखा गया है कि अभियुक्त का अधिवक्ता को उपस्थित रहने का अधिकार होगा। 164 का बयान दर्ज होते समय अभियुक्त के अधिवक्ता को उपस्थित रहने का अधिकार होगा, लेकिन यहाँ साफ साफ मना कर दिया गया कि अभियुक्त का अधिवक्ता अगर उस पर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, बालक के विरुद्ध अपराध हुआ है, तो उसे ये अधिकार नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं वो सीआरपीसी की धारा 164A के प्रोवाइजो पे जाके लिख देंगे कि पॉक्सो एक्ट की धारा 25, पॉक्सो एक्ट की धारा 25 की उपधारा 1 इसका अपवाद है। ठीक, किसका? धारा 164 के प्रोवाइजो का। चलिए अगला स्टेप है कि बालक के कथन को सुविधानुसार स्थान पे लिखा जाएगा, यानी जो बालक का स्टेटमेंट होगा वो सुविधा अनुसार उसके स्थान पर लिखा जाएगा, यानी उसको थाने पे नहीं बुलाया जाएगा। और दूसरा किसके द्वारा लिखा जाएगा? किसी एसआई महिला अधिकारी द्वारा। एसआई रैंक से नीचे की महिला नहीं हो सकती, दरोगा के रैंक से नीचे, दरोगा पदनाम से नीचे का रैंक उसका नहीं हो सकता, या तो एसआई हो या उसके ऊपर के अथॉरिटी हो, लेकिन वो लेडीज हो, यानी मेल पुलिस हो, द्वारा लिखित किया जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना कि जिस समय महिला पुलिस अधिकारी यानी एसआई महिला पुलिस अधिकारी या उससे ऊपर के रैंक की कोई महिला अधिकारी ये बयान लिख रही होगी, उस समय वो सादी वर्दी में होगी, वर्दी धारण नहीं कर सकती है, ये भी उस पर रोक लगाई गई है। बालक को रात में पुलिस स्टेशन पे नहीं रखा जाएगा, यानी पुलिस स्टेशन पे बालक को रात में किसी भी कीमत पे नहीं रखा जाएगा अगर थाने पे बुलाया भी गया तो। वैसे तो पुलिस बालक को थाने पे बुलाने पे रोक है, धारा 160 आप पढ़ेंगे 160, तो वहाँ 14 वर्ष से कम आयु के बालक को थाने पे बुलाने पे रोक है, लेकिन अगर 14 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है और 18 से कम है तो पॉक्सो एक्ट तो वहाँ लग जाता है एक्ट, तो उसे अगर थाने पे बुलाया भी गया तो रात में उसे नहीं रोका जाएगा। और बालक की पहचान को मीडिया में संरक्षित रखा जाता है, यानी बालक की पहचान को उजागर नहीं किया जाता है जब तक न्यायालय का आदेश ना हो उस पर। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एफआईआर लगने पे, अगर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई और उसमें पुलिस अधिकारी ने एफआईआर लगा दिया, यानी सीआरपीसी की धारा 169 का रिपोर्ट लगा दिया। 169 की रिपोर्ट को ही एफआईआर कहते हैं, और एफआईआर की रिपोर्ट लगने पे प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करने का विक्टिम को राइट होता है, तो 169 में वो प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कोर्ट में करता है, नहीं अपनी आपत्ति दर्ज कराता है कोर्ट में। और कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराए जाने के समय कोर्ट चाहे तो उसी आपत्ति को कंप्लेंट मान करके उसमें आगे प्रोसीडिंग कर सकता है। तो यहां मैं क्या बताने वाला हूं कि जब कभी 169 की रिपोर्ट लगती है, यानी फाइनल रिपोर्ट उसमें लगाई जाती है पुलिस के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में धारा 207 की जो कार्रवाई हुई है सीआरपीसी की, यानी जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स अभियुक्त को भेजा गया था, उसकी पूरी एक कॉपी अभी यहाँ बालक के माता पिता को भी उपलब्ध कराया जाता है। बालक के माता पिता को भी उसका या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराया जाता है। और जब भी कभी बालक का बयान दर्ज किया जाता है, चाहे 161 का बयान सीआरपीसी को हो पुलिस के सामने, चाहे 164 का बयान हो न्यायालय के सामने, चाहे 164A के तहत जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा रहा हो, तो ऐसी इन तीनों स्थिति में तीन धाराएं 161, 164, 164 161 पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया जाता है, 164 न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराया जाता है, 164 ये एग्जामिनेशन कराया जाता है। ठीक है, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन कराए जाने की बात है। इन तीनों ही स्टेज पर अभियुक्त को, इन तीनों ही स्टेज पर अभियुक्त को ये राइट दिया गया है, अभियुक्त नहीं, बालक को, कि वो अपने बयान दर्ज करते समय, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होते समय वो अपने भरोसेमंद व्यक्तियों के साथ में रहे, चाहे उसके माता हों, उसके पिताजी हों, माता पिता दोनों लोग हों, या उसका कोई मित्र हो, कोई भी उसका भाई हो जिस पे उसे भरोसा हो, ऐसे लोग उसके साथ रहेंगे। ये उसका राइट है। कहाँ बताया गया है? धारा 26 और 27 में ये पॉक्सो एक्ट में बताया गया है।
ठीक, इस पॉक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई करने के लिए राज्य सरकार को ये पावर दिया गया कि वह हर जिलों में स्पेशल कोर्ट की स्थापना करे। लगभग हर जिलों में स्पेशल कोर्ट की स्थापना हो गई है। इस स्पेशल कोर्ट के माध्यम से पॉक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई की जाती है। पॉक्सो एक्ट के मामले में जो स्पेशल कोर्ट सुनवाई करता है उस स्पेशल कोर्ट को सेशन न्यायालय के समकक्ष जो है अधिकार प्रदान किए गए हैं, यानी सत्र न्यायालय समझा जाता है। जो पॉक्सो कोर्ट होता है वो सत्र न्यायालय समझा जाता है। और सत्र न्यायालय की क्या शक्तियां हैं ये धारा 28 सीआरपीसी में बताया गया है। आगे चलते हैं और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अगर किसी व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट लग गया, आईपीसी भी लग गया और वो मान लो कि बालक SC/ST है तो SC/ST भी लग जाएगा। ऐसी स्थिति में उस अपराध का ट्रायल कहाँ होगा? तो कहा गया उस पॉक्सो कोर्ट को ये ट्रायल करने की पावर होती है। पॉक्सो एक्ट की धारा के साथ साथ अगर किसी भी अधिनियम की, चाहे SC/ST हो, आईपीसी हो या कोई भी और एक्ट हो, अगर उसकी कोई धारा लगी हुई है तो भी उस पॉक्सो कोर्ट को सारे मामलों का ट्रायल करने की पावर एक साथ होती है। अगर अलग अलग भी कहीं मामला चल रहा है तो उन सभी को पॉक्सो कोर्ट मंगवा लेगा और उसका एक साथ ट्रायल कर सकता है। अब ये आप कहेंगे कि लिखा कहाँ हुआ है, तो ये धारा 28 की उपधारा 2 में लिखी हुई है। ठीक है, धारा 28 की उपधारा 2 में ये लिखा हुआ। इतना ही नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ठीक है, जिसको IT एक्ट के नाम से जाना जाता है, 2000 में ये अधिनियम बनाया गया। इसकी धारा 67B, धारा 67 ख के तहत अगर FIR लॉन्च हुई है तो भी उस धारा का भी ट्रायल करने की पावर पॉक्सो कोर्ट को दिया गया है। धारा 28 की उपधारा 3 में ये बात बता दी गई है। इसके अलावा कुछ ऐसे अपराध हैं जिसके किए जाने का प्रिजम्पशन किया जाता है पॉक्सो कोर्ट के द्वारा। धारा 3, धारा 5, धारा 7, धारा 9, ये तीनों गंभीर धारा है। तीनों ये गंभीर धारा हैं जब किसी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ या बालिका के साथ रेप किया जाता है, चाहे वो आम व्यक्ति के द्वारा किया जाए या एक सक्षम अथॉरिटी के द्वारा किया जाए, पुलिस अथॉरिटी के द्वारा किया जाए, अस्पताल के कर्मचारी द्वारा किया जाए या किसी भी ऐसे सक्षम अथॉरिटी के द्वारा किया जाए, घर का कोई रिलेटिव व्यक्ति है उसके द्वारा किया जाए, तो इन सभी कंडीशनों, ठीक है, धारा 3, 5, 7, 9 ध्यान दीजिएगा, गंभीर धाराएं हैं। मैं एक बार बोलूँ, प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 3 रेप की धाराएं हैं। गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, जब सक्षम अथॉरिटी के द्वारा रेप किया जाए। लैंगिक हमला, ठीक है, लैंगिक हमला थोड़ा सा कमजोर अपराध होता है। गुरुतर लैंगिक हमला, जब इस तरह के अपराध किए जाते हैं तो ऐसे अपराधों के किए जाने का प्रिजम्पशन किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि वो अपराध अगर आप पे लगा है तो आपने वो अपराध किया है। जरा समझिए कितनी महत्वपूर्ण पॉइंट बताई गई है। धारा 29 में कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा, यानी कोर्ट ये मानेगा कि वो अपराध किया है तो उसको किया जाए, उसको करने का प्रयत्न उसने किया है। अब सबूत का भार तुरंत अभियोजन से शिफ्ट होकर अभियुक्त पर चला जाएगा। अभियुक्त अपना डिफेंस करे, यानी अगर धारा 3, धारा 5, धारा 7, धारा 9 पॉक्सो एक्ट की धारा किसी व्यक्ति पर लगी है तो सबूत का भार अभियुक्त अभियोजन पर नहीं होता है। सबूत का भार किस पे होगा? अभियुक्त पे होगा, क्योंकि कोर्ट ने तो मान लिया है कि आपने इस धारा का अपराध किया है। साबित आप करिए कि आपने ये अपराध नहीं किया है। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि आपने अपराध नहीं किया तो सबूत का भार फिर अभियोजन पर, यानी पीड़ित पर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले साबित करने का भार अभियुक्त पर चला जाएगा कि उसने अपराध नहीं किया, क्योंकि कोर्ट इन 4 धाराओं के तहत किए गए अपराध का प्रिजम्पशन करती है, प्रिज्यूम करती है, सेल्फ प्रिज्यूम है। ध्यान दीजिएगा, धारा 29 के तहत। फिर धारा 30, फिर ये भी प्रिजम्पशन है। धारा 30 ये प्रिज्यूम करती है, यानी न्यायालय ये प्रिज्यूम करेगा कि जिस व्यक्ति ने पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध किया है वो उस समय होशो हवास में था, उसको आशय, इंटेंशनली वो अपराध किया है, उसको ज्ञान था, वो अपनी इच्छा से वो कार्य किया है, यानी किसी के धमकी में, किसी की व्यवस्था में, किसी की बाध्यता में, ठीक है, भूल में, भय में उसने ऐसा कार्य नहीं है, बल्कि इंटेंशनली, नॉलेज से, ज्ञान से उसने वो कार्य किया। तो ये भी साबित करने का भार अभियुक्त पर हो जाएगा कि उसको ऐसा कोई इंटेंशन है, तो उसको इस बात की जानकारी नहीं थी इसका क्या कार्य, क्या प्रभाव। तो धारा 30 भी यहाँ काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, खास तौर से ये तो धाराएं, ये तो कानून जानना
जो प्रैक्टिस में है अधिवक्ता उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो लोग भी उस विभाग से जुड़े हुए हैं सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इस तरह का वीडियो, जिसमें मैंने पूरा का पूरा निचोड़ बता दिया है आपको इस अधिनियम का। आप पूरे एक्ट को पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा जल्दी समझ में नहीं आएगा। जिसमें इस एक वीडियो में आपको पूरे एक्ट का जो है सार संग्रह मिल जा रहा है। चलिए ठीक है, किसी भी अथॉरिटी को अगर समझना है पॉक्सो एक्ट के बारे में कि क्या इसके प्रभाव होते हैं, तो ये 25 से 30 मिनट का 35 मिनट का जो भी वीडियो है देख ले, उनको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी कि पॉक्सो एक्ट क्या है। ठीक है, और ये एक्ट पुलिस अथॉरिटी को भी अच्छे से जानकारी हो, ये जरूरी है। चलिए, अब आगे लिखा हुआ कि इस पे जो प्रक्रिया पॉक्सो एक्ट में लिखा हुआ है वो तो स्पेशल है, लेकिन जितनी प्रक्रियाएं पॉक्सो एक्ट में नहीं भी लिखी हुई है उस पर सीआरपीसी की प्रक्रिया लागू होती है। कौन सी प्रक्रिया? सीआरपीसी की प्रक्रिया लागू होती है, ध्यान दीजिएगा। और आगे लिखा हुआ है कि न्यायालय जो स्पेशल कोर्ट है वो संज्ञान कैसे लेगा। तो स्पेशल कोर्ट यहाँ पे संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर और कंप्लेंट पे दोनों पे संज्ञान लेने के लिए बाध्य है। यानी अगर उसके सामने पीड़ित खुद आके शिकायत करता है तो भी कम संज्ञान ले लेगा, या वो एफआईआर लॉन्च हुई है और उसमें जो है पुलिस रिपोर्ट बन के कोर्ट में आई है, इन 169 की रिपोर्ट लगा दी गई, 173(2) में चार्जशीट कोर्ट में आ गई है, 173(2) में चार्जशीट कोर्ट में पेश हो गई है। ठीक है, 173(2) को ही चार्जशीट के नाम से जाना जाता है। तो अगर उसके तहत रिपोर्ट कोर्ट में आ गई है तो कोर्ट उस चार्जशीट पे यानी पुलिस रिपोर्ट पे भी संज्ञान लेगा, और अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं आई तो सीधे कंप्लेंट पे भी संज्ञान ले सकता है। ये बात कहाँ बताई गई? धारा 32 में बताई गई है। और जब कोर्ट की प्रोसीडिंग, जब बालक के खिलाफ प्रोसीडिंग कोर्ट में चलेगी तो एक तो वो बंद कमरे में होगी, ध्यान दीजिएगा, एक तो वो बंद कमरे में होगी, दूसरा उसके विश्वसनीय लोग उसके साथ उपस्थित रहेंगे, यानी उसके माता पिता, भाई बहन या कोई मित्र जिस पे वो भरोसा करता हो, जिस पे वो कॉन्फिडेंशियल हो, यानी जिस पे वो खुले में बात कर सके, विश्वास रखे कि ये हमारे साथ खड़े हुए हैं, उसको कोई डर ना हो। और कोर्ट प्रोसीडिंग को चलाते समय चाहे तो बार बार रोक सकती है बालक को ध्यान में रखते हुए, ये भी कोर्ट को पावर मिली हुई है। इतना ही नहीं, बालक के समुचित मामले में पुनर्वास के लिए भी प्रतिकर का प्रावधान करने का भी पावर कोर्ट को दिया गया। कोर्ट चाहे तो बालक के लिए समुचित प्रतिकर यानी पुनर्वास की भी व्यवस्था कर सकती है धारा 33 में। तो धारा 33 फिर है, बालक का साक्ष्य संज्ञान लेने की तारीख से 30 दिन के भीतर यथासंभव लिखित किया जाएगा। धारा 35 कहती है कि किसी बालक का साक्ष्य न्यायालय 30 दिन के संज्ञान लेने की तारीख से, चाहे कंप्लेंट पे या पुलिस रिपोर्ट पे, जैसे ही कोर्ट ने संज्ञान लिया 30 दिन के भीतर कोशिश करे कि उसमें बालक के बयान को नोट कर लिया जाए। अगर किसी कारणवश नहीं नोट हो पाता है तो अपने कारणों को दर्शित करेगा। कौन? कोर्ट करेगी। फिर लिखा है कि संज्ञान लेने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर यथासंभव विचारण पूरा किया जाएगा। यानी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला अगर आता है कोर्ट में तो उस पर संज्ञान लेने की तारीख से 1 साल के भीतर उस मामले का निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैंडेटरी नहीं है, फिर भी निर्देशात्मक है। कोर्ट को कोशिश करना चाहिए कि 1 साल के भीतर ऐसे मामले की सुनवाई कर दी जानी चाहिए। आगे लिखा हुआ है विचारण बंद कमरे में होगा, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, धारा 37 बंद कमरे की बात करती है। यहाँ तक देखिए बंद कमरे की बात तो बहुत सारी चीज़ों को की गई है। फैमिली मामले की प्रोसीडिंग को बंद कमरे में की गई है। धारा 22 जब आप पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 22 कहा गया है पारिवारिक मामले की जो भी प्रोसीडिंग हुई वो बंद कमरे में होगी। इसके अलावा आप सीपीसी देखेंगे तो कुटुंब के जो मामले वही पारिवारिक मामले, आदेश 32 नियम, आदेश 32 का जो आर्डर है एक पारिवारिक मामलों से जुड़ा हुआ, उसके रूल 2 में भी बंद कमरे में प्रोसीडिंग की बात की गई है। लेकिन मैंने व्यवहार में देखा है, कोर्टों में जाके भी देखा है कि फैमिली मैटर भी बंद कमरे में जल्दी नहीं होते हैं, खुले न्यायालय में ही प्रोसीडिंग चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ बालकों के लिए बंद कमरे में कार्रवाई किए जाने की बात की गई है। हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी जो जजमेंट प्रोनाउंस किया जाता है वो बंद कमरे में नहीं हो सकता है। चाहे क्रिमिनल मामला को, क्रिमिनल मामले में आप देखेंगे तो धारा 353 353 सीआरपीसी की धारा कहती है कि जो जजमेंट प्रोनाउंस किया जाना है वो हमेशा ओपन कोर्ट में होगा। इसी तरह से सीपीसी भी आप देखेंगे तो आदेश 20 नियम 1 के तहत भी कहा गया कि जब जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा तो भी खुले न्यायालय में होगा। लेकिन जहाँ बात रहती है प्रोसीडिंग की, तो प्रोसीडिंग जनरली खुले न्यायालय में होता है, लेकिन बंद कमरे में भी वो प्रोसीडिंग कराई जा सकती है। और कुछ मामलों में बंद कमरे में होती है, जैसे मैंने अभी पारिवारिक मामला कहा तो बंद कमरे में होती है, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 22 में बताया गया है। आप सीपीसी में देखेंगे तो आदेश 32 के नियम 2 में बताया गया है। आप वहीं पे देखेंगे जो है
प्ली बार्गेनिंग की जो प्रोसीडिंग होती है सीआरपीसी के तहत अध्याय 21 का में, उसमें भी धारा 265A में बताया 265B में बताया गया है कि प्ली बार्गेनिंग यानी अभिभावक सौदेबाजी जो होना है वो बंद कमरे में होगा। इसी तरह से खुले न्यायालय में भी बता दिया गया है कि जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात को संसूचित करने में असमर्थ रहता है, जो 2013 से पहले डंप बिटनेस के नाम से जानी जाती थी धारा 119 एविडेंस की, उसमें भी कहा गया है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी बात को संसूचित करने में असमर्थ है, अगर कोई अपना बयान रिकॉर्ड कराता है तो हमेशा खुले न्यायालय में होगा। तो बहुत सारी जगह आपको इस तरह की प्रोसीडिंग मिलेंगी। सीआरपीसी धारा 327 जो प्रोसीडिंग की बात करती है कि हमेशा जनरली खुले न्यायालय में प्रोसीडिंग होगी, लेकिन महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जो अपराध हैं रेप वगैरह के, वो बंद न्यायालय में होंगे। यहाँ तक कि पार्टी के कहने पे भी बंद न्यायालय में प्रोसीडिंग की जा सकती है। जब आप सीआरपीसी की धारा 237 पढ़ेंगे तो धारा 237 की धारा 2 में ये बात बताई गई है कि जब 6 विशेष लोगों की मानहानि का मुकदमा धारा 199(5) के तहत सत्र न्यायालय के समक्ष लोक अभियोजक के द्वारा दर्ज कराया जाता है, तो ऐसे मामले की प्रोसीडिंग बंद कमरे में पार्टी के कहने पे न्यायालय करा सकता है। खैर चलिए, ये तो रही बात बंद कमरे की, खुले न्यायालय की। बंद कमरे का तात्पर्य यहाँ पे होता है कि उस मामले के जो पार्टी हैं और अधिवक्ता हैं उनके अलावा कोई थर्ड पर्सन वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता है। इसीलिए न्यायालय कभी जो इस प्रोसीडिंग को करने समय चैम्बर में ले जाके प्रोसीडिंग कर देते हैं, क्योंकि चैम्बर में करने पर एक तरह से बंद कमरा ही होता है, वहाँ कोई थर्ड पर्सन नहीं जा सकता है। जो मामले के आवश्यक पक्षकार हैं वही जा सकते हैं। आगे तो खैर फिलहाल यहाँ पे पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामले की सुनवाई को बंद कमरे में किए जाने की बात की गई है धारा 37 में। अगला लिखा हुआ है प्रसन्न की विधिक काउंसिल की सहायता लेने का हकदार। धारा 40 कहती है कि जहाँ पे बालक के पास इतना पैसा नहीं है, असमर्थ है, उसका ये राइट है कि उसकी पसंद की जो है काउंसलिंग उससे कराई जाए, यानी उसकी पसंद के अधिवक्ता जो है उसका जो है पक्ष रखें कोर्ट में। इसके लिए वो कोर्ट में खुद आवेदन सकता है और कोर्ट इसके लिए उपलब्ध करा सकती है। धारा 42 मैंने पहले ही बता दिया है, अनुकल्पित दंड। जब किसी व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट के साथ साथ एक से अधिक धाराओं का भी आरोप हो, चाहे वो आईपीसी की हो, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया में आईटी एक्ट की धारा लगी हुई हो, तो जिस धारा में सबसे ज्यादा सजा होती है वही सजा दी जाएगी। ऐसा मजिस्ट्रेट को ये न्यायालय को ऐसी पावर दी गई है धारा 42 के अकॉर्डिंग पॉक्सो एक्ट की। इसके अलावा ठीक है, बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग बना हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग बना हुआ है, इन सबको मॉनिटरिंग करने की पावर दी गई है। जो आयोग बने हुए हैं, राष्ट्रीय आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इन लोगों को ये पावर दिया गया है कि जब भी कभी SSTO पॉक्सो एक्ट के तहत कोई अपराध होता है तो उस अपराध में कितनी सुनवाई हुई, कहाँ तक मामला किस स्टेज पे पहुंचा, उसकी मॉनिटरिंग करते रहे। ठीक है, तो चलिए मैंने कोशिश किया आप लोगों को पॉक्सो एक्ट के संपूर्ण निचोड़ को समझाने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत हद तक बहुत सारी बातों को समझ में आ गई होंगी। आप उसको रिकॉल करके बैक करके वीडियो को दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने विद प्रोविजन भी आप लोगों को बता दिया कि आप विद प्रोविजन के साथ उसको पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा कहाँ क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रश्न रहा पॉक्सो एक्ट कब किस मामले में लगता है कि किस तरह का कार्य किया गया हो तो पॉक्सो एक्ट लगता है। तो इस पर 1-2 वीडियो तो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध भी हैं, लेकिन मैं इसके अलावा भी ठीक है पॉक्सो एक्ट की जितनी भी धाराएँ हैं, चाहे वो धारा 3 हो, धारा 5 हो, धारा 7 हो, धारा 9 हो, धारा 11 हो, धारा 13 हो, इन सभी धाराओं पे अलग अलग वीडियो बना करके, क्योंकि ये डिफिनीशन की धाराएं हैं। ठीक है, सजा जस्ट उसके आगे वाली धारा बताती है, तो इसी में जो है धारा 3/4 लगी है, इसका मतलब कि धारा 3 डिफिनीशन करती है, 4 में सजा लिखा हुआ। धारा 5/6 लगी हुई, इसका मतलब 5 का आरोप है, 6 में उसके लिए सजा लिखा हुआ है। तो ये धाराएं कब लगती है, इसके साथ आईपीसी की कौन कौन सी धारा लगती है और कौन कौन सी अन्य धाराएं लग सकती हैं, SC ST की धारा कब कब लग सकती है, इन सब पे भी मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा और आप लोगों को समझाऊंगा। एक लास्ट में इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि हमारे यहाँ PCSJ APO HJS की भी क्लास चल रही है, उसकी भी तैयारी कराई जाती है। जो लोग LLB करने वाले हैं, कर रहे हैं, कर चुके हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, अगर उन्हें तैयारी के फील्ड में आना है या अच्छी वकालत करने के लिए भी उनको लगता है कि हमें प्रोविजन पढ़ना चाहिए, तो आप जो है इस चैनल पे संपर्क करके ठीक है और क्लास अपनी सुविधानुसार ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक बार नंबर आप लोगों को नोट करा देता हूँ, 91 61 11 30 61, 91 61 11 30 61, 9161113061 पे आप संपर्क करके अपनी सुविधानुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या कानून से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना है तो आप इस नंबर पे संपर्क